अब देखते हैं हम इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. Intellectual revolution took place in the same period. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith, and the pre-established customs and traditions came to be seen from the critical point of view. All these changes are addressed as the intellectual revolution, which gave the further momentum to scientific discoveries to Europe. अब ये जो रिनाइंसेस का पीरियड था, उस वक्त क्या हुआ कि यूरोप मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में आ गया। जो मेडिवल पीरियड उसका चालू था, एकदम पिछड़ा हुआ, वो एकदम से उसने जंप करके मॉडर्न पीरियड आ गया, उनका मॉडर्न एज आ गया। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंटेलेक्चुअल मतलब तात्विक रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो सोसाइटी, जो समाज अब तक इग्नोरेंस में था, ठीक है, पिछड़ा हुआ था, उन पर ब्लाइंड फेथ करता था, जिसको हम बोलते थे अंधविश्वास, वो समाज अभी क्वेश्चन करने लगा। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब कुछ पूछने लगा। एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर चीज़ को देखने लगे। और यही कारण है कि इस इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज यूरोप में ज़्यादा हुई है, क्योंकि वो लोग सवाल करने लगे थे धर्मगुरुओं से, राजा से, या अपने आप से भी, कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, प्रूफ क्या है। और यही चीज़ें हैं ये जानने के लिए कि हमारे यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज जितने भी वर्ल्ड में हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज यूरोप में हुई है, और विदिन 100 ईयर्स हुई है। ये इंटेलेक्चुअल पीरियड के वक्त ही हुई है। इवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। In the early stage, the beginning of modern period, in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period was known as Age of Revolutions. During this period, there was a development of parliamentary democracy in England. अब रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, ठीक है। तो ये जो क्रांति है, ये पॉलिटिकल स्फीयर में आपको देखने को मिलती है। जब रिनाइंसेस चालू था तो बहुत सी पॉलिटिकल चेंजेस यूरोप में हुए हैं। 18वीं सदी और 19वीं सदी, ठीक है, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, उसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का एज या क्रांति का साल, ऐसा सेंचुरी आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, और इसी पीरियड में हमको इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तैयार होते हुए दिखाई देती है। इंग्लैंड में पहले राजा का ही शासन था, रानी का ही शासन था, उनके हाथ के नीचे मंत्रिमंडल था। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी के दौरान जैसे ही लोगों ने सवाल पूछना चालू किया, राजा के हाथों से पावर निकलता गया और पार्लियामेंट के हाथों में आता गया, क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग थे वो कॉमन पीपल थे। और यही से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई है। देयर वॉज अ चेंज ऑफ रिफॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम। द बिल ऑफ राइट 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ किंग, और एक कैबिनेट सिस्टम तैयार हुई जो आज हमको हमारे देश में भी देखने को मिलते हैं। 1689 में सबसे पहले द बिल ऑफ राइट्स पास किया गया कैबिनेट में, और जिसके ज़रिए जो राजा का निर्बंधित पावर था, बिल्कुल जिसको कोई निर्बंध नहीं था, उसको निर्बंधित किया गया, उसको कम किया गया, राजा के पावर निकाल लिए गए। द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। पार्लियामेंट की स्वतंत्रता तैयार हुई, पार्लियामेंट स्वतंत्र हुई। स्वतंत्र मतलब उस पर दबाव नहीं था कि राजा क्या बोलेगा, वो लोगों के लिए काम करने लगी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention toward their continent. The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. England established 13 colonies of the east coast of America.
इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज। थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। देखो, जब ये सब कुछ यूरोप में हो रहा था ना, तब अमेरिका का शोध लग चुका था, क्योंकि हमने देखा कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी। और जब ये लोग एशिया ढूंढने निकले थे, तभी वो अमेरिका ढूंढ आ गए थे। अमेरिका तो वास्पुसी, इसने सबसे पहले अमेरिका का शोध लगाया था। ठीक है, उसने एक बुक लिखा, अननोन वर्ल्ड अमेरिका। और उसके बाद सब यूरोप को पता चला कि अमेरिका नाम का कोई और एक कॉन्टिनेंट भी है, और इन लोगों को तो जगह ही चाहिए थी। तो इन लोगों ने अपने पूरे की पूरी कॉलोनीज लोग वहाँ पे भेज दिए कि जाओ अपना कब्जा करो। और इस हिसाब से इंग्लैंड की 13 कॉलोनीज मतलब हमारे जैसे छोटे छोटे ये नहीं, राज्य जिसको हम बोलेंगे, ऐसी 13 कॉलोनीज अमेरिका के ईस्ट साइड में उन्होंने तैयार की। England had a nominal domination over this colony, but later English Parliament laid oppressive restriction and taxes on these American colonies. अब क्या हुआ, इंग्लैंड के लोग अमेरिका आए, उन्होंने अपने घर बनाए, अपने व्यापार चालू किया, खेती बाड़ी चालू की। ये करने के लिए उनको बहुत टाइम लगा, और धीरे 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 उनको लगने लगा कि अमेरिका उनका देश है। तब तक ठीक था, जब तक इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने उन पर एक नॉमिनल डोमिनेशन, मतलब एक नॉमिनल सत्ता उनकी थी। इंग्लैंड की पार्लियामेंट उन पर थोड़ा नज़र रखे थी। लेकिन बाद में जैसे वहाँ से उनको पैसा मिलता गया इंग्लैंड को, तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने अमेरिका की जो कॉलोनीज थी उस पर एक्स्ट्रा के टैक्सेस लगाना चालू किया, और ज़्यादा पैसा। और द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्ट अगेंस्ट इट। और फिर क्या हुआ, कैसे सहन करता था कोई। हाँ, इंग्लैंड उनकी खुद की भूमि थी, लेकिन वो अमेरिका में आए थे, उन्होंने अपने घर बार वहाँ पे तैयार किए थे, उनकी नौकरी, उनका व्यापार, सब कुछ वहाँ था। और ऐसे में वो पूरे इंग्लैंड से अलग हो गए थे, वो अमेरिका वासी हो गए थे। ठीक है, और इंग्लैंड क्या कर रहा था, जो वहाँ की कॉलोनीज़ है, जो अभी अमेरिकन्स बन चुके हैं लोग, उन पर इंग्लैंड पर बैठे बैठे टैक्सेस लगा रहा था, और वहाँ से पैसा निकाल रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा था। तो ऐसे में कौन मानेगा क्या। तो फिर क्या हुआ, अमेरिका ने इसके विरुद्ध रिवॉल्ट किया, उठाव किया कि हम अमेरिकन्स हैं, हमको इंग्लैंड के टैक्सेस नहीं चाहिए, हमको इंग्लैंड की सत्ता नहीं चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह, इंडिया की तरह। England declared war to suppress these colonies. American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won against England. इंग्लैंड को जैसे ही लगा कि अमेरिका हमारे हाथ से निकल रहा है, उसने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध करना चालू कर दिया। और फिर अमेरिका के सभी जो कॉलोनीज थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कोई हो, उन्होंने अपनी अपनी आर्मी तैयार की, और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध किया, और वो युद्ध जीत गए। दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी घटना को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अ न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विथ फेडरल गवर्नमेंट, और जो न्यू नेशन तैयार हुआ उसको क्या बोले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब जो अलग अलग स्टेट, जिसको हम कॉलोनीज बोलते थे पहले, अब वो स्टेट हुए। तो ऐसे बहुत से थे, बेल्जियम के थे, फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे। तो उन सभी स्टेट्स को जोड़ के एक देश बनाया गया, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न, और यही से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर हमको किसी ने पूछा कि डेमोक्रेसी की जननी कौन है, तो हम बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले डेमोक्रेसी तैयार हुई, लेकिन इंग्लैंड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसा हमारा है। तो इसकी शुरुआत किसने की, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई अमेरिका। अमेरिका में जो डेमोक्रेसी तैयार हुई, उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहले तैयार किया गया। ठीक है, अब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In 1789 AD, the people of France revolted against the controlled and unjust monarchy and feudalism and established the republic. फेड्युलिज्म का मतलब होता है साहूकारवाद, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना जहागीरशाही या जहागीरदारी, उसको बोलते हैं फेड्युलिज्म। फ्रांस में मोनार्ची और फेड्युलिज्म था।
मोनार्ची मतलब राजा की सत्ता थी, और उसके हाथ के नीचे जो सरदार लोग थे, जहागीर लोग थे, उनका बहुत पावर था, वो तो राजा से भी ऊपर थे। दिस इवेंट इज़ नोन एज, और इसके खिलाफ जो रिवॉल्ट हुआ है फ्रांस में 1789 में, उसको बोलेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने हमको तीन वैल्यूएबल चीज़ें दी है। एक है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसके भरोसे पे आज हर देश की डेमोक्रेसी खड़ी है। In world history, among the political revolution, the American War of Independence and French Revolution have very important place. वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें और यूरोप को अगर हम देख रहे हैं तो हमको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखना ही पड़ेगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। एक ने हमको बताया कि देश क्या होता है, ठीक है, रिटर्न डेमोक्रेसी कैसी होती है, और दूसरे ने हमको दिया फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। इन दोनों को मिलाकर आज हर देश अपने देशों में, अपने वर्ल्ड में डेमोक्रेसी चला रहा है। इसलिए अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको ऐसे लगता है बच्चों कि हमारे देश ने ही सिर्फ इंडिपेंडेंस वॉर किया है, ऐसा नहीं है, अमेरिका ने भी किया है, ठीक है, यहाँ तक कि फ्रांस ने भी किया है। अफ्रीका के कितने देशों, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने किया है। ये सभी लोग हमारे जितने ही तकलीफ़ से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इन्होंने भी सही है। हमने जो वर्ल्ड को दिया है शांति, वर्ल्ड पीस, वैसे ही इन लोगों ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी में डाला है, जो हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, आगे का लेसन हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।